मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में। अच्छा जी, कौन सा डॉक्यूमेंट डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में बेसिक इंफॉर्मेशन है, 4-5 क्लॉजेज हैं जो एक पेज पे भी कंप्लीट हो सकता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट कौन सा इंपॉर्टेंट है? मेमोरेंडम के आर्टिकल्स? मेमोरेंडम इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स इंडोर मैनेजमेंट रूल्स, bylaws of the company. Memorandum of Association consists of various clauses which contain variety of information, and it may vary from company to company on the basis of the type of company or the business of the company. Following clauses usually exist in the Memorandum of Association of the company. Name clause. नाम पहले आप बताएंगे जी। द नेम ऑफ द कंपनी विल बी इंडस मोटर्स लिमिटेड। नेम ऑफ द कंपनी विल बी स्कैन्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये अब आपने नाम कैसे रखा है? नाम आपने 60 दिन के लिए रिजर्व करवा लिया था। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो आगे आप जाके पढ़ेंगे कि जी कौन से आप नाम रख सकते हैं, कौन से नाम नहीं रख सकते। एक तो सिंपल सी बात है कि जी पहले अगर इस नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है तो वो आपको इजाज़त नहीं मिलेगी इस तरह की कंपनी का नाम रखने की। आपके मुताबिक जो आप नाम बनाना चाह रहे थे, तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए आपने एक नाम सिलेक्ट कर लिया और उसको कितने दिन के लिए रिजर्व करवा लिया? 60 डेज़ के लिए। अब मेमोरेंडम की तैयारी शुरू हो गई है और मेमोरेंडम में फर्स्ट क्लॉज में आपने उसका नाम लिख दिया। नेम ऑफ द कंपनी विद द एडिशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ द नेम इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। अगर वो देखें, स्कैन्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, पता चल गया कंपनी का स्टेटस। नेम ऑफ द कंपनी विल बी निशात मिल्स लिमिटेड, उसका भी पता चल गया ना जी। और नेम ऑफ द कंपनी जनाब क्लब गारंटी लिमिटेड। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। This clause shall state the province or the part of Pakistan not forming part of a province as the case may be in which the registered office of the company is to be situated. प्रोविंस का नाम लिखना है। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में है, फैसलाबाद में है, तो आप लिखेंगे द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, सिंध, KPK. Any part of Pakistan which is not part of province is Islamabad. इस्लामाबाद किसी प्रोविंस का पार्ट नहीं, तो अगर वहाँ पे है तो फिर इस्लामाबाद लिखेंगे। अगर लाहौर फैसलाबाद में है तो प्रोविंस का नाम लिखेंगे, अदरवाइज उस जगह का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल 1 पढ़ें। अच्छा जी, रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या है, मकसद क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस का मकसद ये है कि जी आपका जिस तरह आप कोई फॉर्म कंप्लीट करते हो तो वहाँ पे एक से पूछा जाता है कॉरस्पॉन्डेंस या पोस्टल एड्रेस बताएं कि आपसे ख़तो ख़ताबत जो है कागज़ात की वो किस एड्रेस पे होनी। ये रजिस्टर्ड ऑफिस की आप अहमियत को आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ये रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का हेड ऑफिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस फैसलाबाद में है, हेड ऑफिस लाहौर में।
हो सकता है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो ही हमारा हेड ऑफिस भी है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस ज़रूर होगा हर कंपनी का। 2 क्लॉजेज हो गए। थर्ड क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। मेन बिजनेस क्या है आपका या होगा? Principal line of business means the business in which substantial assets are held, हैं और likely to be held या होंगे, और substantial revenue is earned or likely to be earned by a company whichever is higher। या हम एसेट्स को देखेंगे कंपनी के, या उसके रेवेन्यू को देखेंगे, जो उनमें से ज्यादा होगा वो वाला रेवेन्यू और एसेट जो होगा उसकी वजह से हम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का तयन करेंगे। एग्जाम्पल देखें 2। पहले एसेट्स देखें। सबसे ज्यादा एसेट्स किसमें हैं जिसके? टेक्सटाइल के। रेवेन्यू किसमें से इकट्ठा हो रहा है सबसे ज्यादा? शुगर से। एसेट इसके काम में। अच्छा जी, अब बताएं कि जी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ क्या है जी? सेल ऑफ शुगर। कितने काम ये कंपनी कर रही है? टेक्सटाइल, शुगर, फ्लोर मिल्स हैं इसकी। उसमें उसके एसेट्स भी हैं, उसके रेवेन्यूज भी हैं। रेवेन्यू किसमें सबसे ज्यादा आ रहा है? शुगर। ए कंपनी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। कंपनी में कैरी ऑन और अंडरटेक एनी लॉफुल बिजनेस। देखें कोई ये तो दैट गोज विदाउट सेइंग कि जी अनलॉफुल बिजनेस के लिए कंपनी बनाने दी जाएगी। अनलॉफुल पर्पस के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाजत होती है? नहीं होती। एंड डू एनी एक्टर एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन बीइंग इंसिडेंटल एंड इंसिलरी देयरटू व्हिच इज नेसेसरी in attaining its business activities। Ancillary and incidental means, underline कर लें, relating to main business। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए सिर्फ वो एक काम तो नहीं ना आपने करना, उससे रिलेटेड कई छोटे छोटे काम करने हैं। अब उनकी तफसील लिखने की जरूरत तो नहीं है। जिस तरह आपने एजेंट में पढ़ा था कि अगर आपने एजेंट को एक अथॉरिटी दी, उस अथॉरिटी को कंप्लीट करने के लिए उसे जो भी लॉफुल काम करने पड़ते हैं वो उसकी एजेंसी की अथॉरिटी में चीज़ें शामिल हैं। मसलन वो उसकी एग्जांपल ये थी कि जी एक बाहर से बंदे ने किसी को कहा जी मेरा फलां बंदे से कर्जा वापस लो लॉफुली, तो उसके लिए अब लॉफुली करने के लिए उसने लॉयर करना है, फीसें देनी है। ये सारे मामलात कौन से हैं? मेन पर्पस से इंसिडेंटल एंड इंसिलरी हैं, रिलेटिंग है। However, the principal line of business of the company shall be mentioned in the memorandum of association of the company, which shall always commensurate with the name of the company। यहाँ पे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? शुगर है। आपका नाम आपके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से मैच करना चाहिए कंपनी का। काम कुछ और कर रहे हैं, नाम से कुछ और जाहिर हो रहा है, ये भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल 3 पढ़ें।
A company shall not engage in a business which is prohibited by any law for the time being in force in Pakistan, restricted by any law, rules, regulations, unless necessary license, registration, permission, or approval has been obtained or compliance with any other condition has been made. जो प्रोहिबिटेड है वो तो काम कर ही नहीं सकते, जो रिस्ट्रिक्टेड है यानी कि जिनके लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत है अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस के या लाइसेंस के, उसकी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लें। मसलन अगर आपने एक सिक्योरिटी की कंपनी बनानी है, ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से आपको उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अपने पास वेपन्स और असला रखना है। उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लें, उनका लाइसेंस ले लें। इसी तरह आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भी तो लाइसेंस लेना है ना, एडिशनल रिक्वायरमेंट है। The existing companies, those registered before Companies Act 2017 was effective, may continue with their existing memorandum and the object clause be treated as a principal line of business. 2017 से पहले इस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को का नाम था ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? मकसद। किस मकसद के लिए कंपनी बना रहे हो, मेन काम क्या होगा। जो पुरानी कंपनीज हैं उन्होंने हेडिंग दी होगी अपने मेमोरेंडम में, क्या दी होगी? ऑब्जेक्ट क्लॉज। 2017 के बाद उन्हें कहा गया जी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको क्या ट्रीट करेंगे? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अच्छा जी, नेक्स्ट कितनी क्लॉजेज हो गई? 4, 3। Liability clause. In case of company limited by shares and limited by guarantee, the liability clause states that the liability of the members is limited. फिर ये बताया जाए, in case of unlimited company, liability clause states that the liability of members is unlimited. In case of company limited by guarantee, an additional sentence is added to clarify the extent of liability of the members of that company in the event of its being wound up. Extent of liability का क्या मतलब है? कितनी उनकी liability होगी? वाइंड अप। अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लिखा जाएगा कि जी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी लिमिटेड। कहाँ तक लिमिट होगी? मेरे पास 5 लाख के शेयर है, मेरी लाइबिलिटी कहाँ तक है? 5 लाख की। आपके पास 10 लाख के शेयर्स हैं, आपकी लाइबिलिटी 10 लाख तक। और जहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी अनलिमिटेड। ऊपर नाम से भी पता चल रहा होगा और ये क्लॉज भी ऐड कर दी जाएगी। शुरू में नेम से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है या सिंगल मेंबर कंपनी है। सिंगल मेंबर कंपनी किसकी फॉर्म सब ब्रांच है? प्राइवेट कंपनी की है ना, प्राइवेट कंपनी ही होती है हमेशा, वो तो पब्लिक बन ही नहीं सकती। Authorized capital clause only for the companies having share capital. Authorized capital clause, आप मैक्सिमम कितना कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं? एग्जाम्पल 4 पढ़ें जरा। ऑथराइज कैपिटल है इसका 1 करोड़ का और उसके पास शेयर्स कितने हैं? 1 मिलियन के। हर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है तो 10 करोड़ हो गया, सॉरी 1 करोड़ हो गया।
अब इसकी मर्जी है कि ऑथराइज कैपिटल के मुताबिक 1 करोड़ अभी ही 1 करोड़ की शेयर्स ऑफर कर दें और वो बिक जाए। मैक्सिमम बताया गया कितना के, इनकी मर्जी है, ये पहले 10 लाख के बेचें, 50 लाख के बेचें, कुछ रहने दें, वो फ्यूचर में बेचें। ऑथराइज कैपिटल किस चीज़ की बात बताता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो आप बेच सकते हैं। क्या ऑथराइज कैपिटल यहाँ पर खड़ा रहता है? बढ़ भी सकता है। आपने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, आपको लगता है आपको बिजनेस में मज़ीद पैसों की ज़रूरत है, तो आप ऑथराइज कैपिटल क्लॉज को चेंज करके अपने ऑथराइज कैपिटल को 10 मिलियन की बजाय 20 मिलियन कर लें, लेकिन उसकी एक फ़ीस लगती है जो पे करनी पड़ेगी SECP को, लेकिन इसके ऊपर चेंज करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। The clause consists the amount of share capital with which the company proposes to be registered and division thereof into the share of fixed amount. This is the maximum number of shares that can be subscribed, that can be purchased. 1 करोड़ के आपने बेच दिए शेयर्स, आप क्या करें जी? पैसों की ज़रूरत है तो अपना क्या करें? ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा लें। In the same clause, every subscriber of the memorandum is required to agree at least one share is required to agree to purchase or buy one share in the capital of the company. Subscribers of memorandum की बात याद है? इसी क्लॉज में वो ये बताएंगे कि जनाब हर सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ने प्रॉमिस किया है कि वो कंपनी का कितना शेयर करेगा। मिनिमम 1 शेयर खरीदेगा तो मेंबर बनेगा ना। Each subscriber is required to write opposite to his name the number of shares he has agreed to take in the share capital of the company. Opposite to his name, मसलन या एंड पे जाके मेमोरेंडम के जाके एक टेबल बनेगा जिसमें वो सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम की इंफॉर्मेशन होगी। मसलन यहाँ पे नेम होगा मिस्टर ए, उसकी नेशनैलिटी, उसका ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, और यहाँ पे वो अपना साइन करेगा ऑपोजिट। ये जब क्लॉजेस के बाद क्या आएगा? एक टेबल सा आएगा। Every shareholder is required to write opposite to his name, the number of shares he has agreed to take in the share capital of the company. आगे ये लिखा होगा कि जी इसने कितने शेयर्स लिखे हैं। क्या एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है? हो सकती है। उसने कितने शेयर्स एग्री किए हैं, यहाँ पे कंपनी नेम नीचे आ सकता है, सब्सक्राइबर्स के यहाँ पे नाम लिखे होंगे। नेक्स्ट है जी अंडरटेकिंग अ सब्सक्रिप्शन क्लॉज। द कंपनी शैल ऐड एन अंडरटेकिंग एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द SECP इन द मेमोरेंडम। अंडरटेकिंग का मतलब है हल्फिया बयान या प्रॉमिस करना। एंड पे जाके ये एक, हर कंपनी के एंड पे जाके ये एक रटा रटाया एक पैराग्राफ है जो ऐड कर दिया जाएगा। ये ज़रा ये एप्लीकेशन है। पहले तो आपने इन्फॉर्मेशन दी है ना मुख्तलिफ चीज़ों की, आपका नाम क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, बिजनेस मेन क्या करना है, आपका ऑथराइज कैपिटल क्या है, आपकी लाइबिलिटी कितनी है। एंड पे जाके आप ये जो पैराग्राफ है वही द सेवरल पर्सन्स हुज नेम एंड एड्रेसेस आर सब्सक्राइब्ड, ये कौन कह रहे हैं? सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू ए कंपनी। यानी कि हम अगर फर्ज करें
हम लोग सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम हैं, तो हम किसको कह रहे हैं? रजिस्ट्रार को कह रहे हैं वी आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू ए कंपनी, हमारी एक कंपनी बना दो। In pursuance of the memorandum of association, we respectively agree to take number of shares in the capital of the company set opposite our respective names. हमने कंपनी में कितने कितने शेयर्स खरीदने हैं जो हमारे नेम्स के ऑपोजिट लिखा हुआ है। मेमोरेंडम में हमने इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी है कि हमने नाम क्या रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे रखना है, हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा, हमने कंपनी में कितने कितने शेयर्स खरीदने हैं वो भी हमने बता दिए हैं। तो हम डिज़ायर कर रहे हैं कि जी कंपनी फॉर्म कर दी जाए। ये एंड पे एक फॉर्म ऑफ क्या है? एप्लीकेशन, दरखास्त। क्लियर? नेक्स्ट है जी बोरिंग पावर्स टू बी पार्ट ऑफ मेमोरेंडम। एक पॉइंट को इसको समझ लें, यहां पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि कंपनी बोरिंग भी कर सकती है, कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई नहीं, लेकिन लॉ कहता है कि ये इम्प्लाइडली ऑटोमेटिकली दैट गोज विदाउट सेइंग, इसको कहने की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास इस मेमोरेंडम के मुताबिक ऑटोमेटिक पावर है टू बोरो। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ कंपनी इज डीम्ड टू इंक्लूड, डीम्ड का वर्ड कहां पे आता है? जहां पे एक्चुअली नहीं होती बात, समझा जाएगा। इम्प्लाइड पावर, याद करें बिजनेस लॉ में एक एक्सप्रेस पावर होती है, एक इम्प्लाइड होती है, जिसको बताने की जरूरत नहीं होती, अज्यूम की होती। पावर टू एंटर इनटू एन अरेंजमेंट फॉर obtaining loans, advances, finances or credit and to issue other security not based on interest for raising resources from scheduled bank, financial institution or general public। आप कर्जा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स या जनरल पब्लिक से भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? डिबेंचर्स इशू करते हैं ना, फाइनेंस एग्रीमेंट्स भी तो करते हैं ना, लोन्स भी तो लेते हैं। इसको एक्सप्रेसली लिखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 10 क्या बता रहा है कि ये आपके पास इम्प्लाइड पावर है। आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम विल डीम टू इंक्लूड द बोरिंग पावर। एक्चुअल में कुछ नहीं लिखा गया। अगर एक कंपनी बोरिंग करना शुरू कर देती है तो हम कहते हैं जी इसके तो मेमोरेंडम में इजाजत नहीं थी, लॉ इसको इजाजत दे रहा है, कंपनीज एक्ट इसको इजाजत दे। नेक्स्ट पेज पे आप 1.3 खुद पढ़ें।